गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है हमारी 9th क्लास की जो हमारी भारत और समकालीन विश्व चला हुआ है उसका सेकंड चैप्टर है। आधा हमने कवर कर लिया था, आधा आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस में समाजवाद, ऊपर से यहाँ से हमने जो है कर लिया था, तो यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं रूस में समाजवाद। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी भी थी, उसका गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसमें मजदूरों को संगठित किया गया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कुछ रूसी समाजवादी को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। कब थे? 19वीं सदी में के आखिर में। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी थी, उसका गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। जो जमीन सामंतों के पास थी वो जमीन अब किसानों को दी जाए, ये उनकी मांग थी। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। जो लेनिन है उनका क्या मानना था कि सारे किसान एकजुट होकर नहीं रहते हैं, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे। कोई मजदूरी करके अपना पेट भर रहा था और किसी के पास बहुत सारी जमीन थी, पूंजीपति थे, और उनके पास जो है नौकर होते थे जो खेतों में काम करते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर जो लेनिन, बोल्शेविक खेमे के मुखिया, सोचते थे कि जार क्या है? राजा शासित रूस में जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो मनसैविक था, वो मानता था कि पार्टी में सभी सदस्यों को सदस्यता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति, 1905। रूस एक निरंकुश राजशाही था। जो रूस था एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों जो मुस्लिम बहुल इलाकों में थे, उनका समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए
1904 का जो है साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविकता वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। जो उनकी वास्तविक वेतन था उससे 20% की उनकी गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग ने 11 लाख से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जॉर्ज का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। लगभग 300 से ज़्यादा घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। तो इसमें एक वर्ड दिया गया है निरंकुश राजशाही। उसका मतलब क्या है? राजा का बिना रोक टोक शासन। ठीक है। जदीदी क्या है? रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वास्तविक वेतन क्या है? यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों को बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अनधिकृत रूप में काम करने लगी और उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित ड्यूमा दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। कब छिड़ा? 1914 में। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावना दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावना के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना मतलब जार की पत्नी, महारानी, जो राजा है उसकी पत्नी, उसको क्या कहा गया? जारीना।
और जो राजा है उसको क्या कहा गया, जार। अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उनके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी जो खाइयां हैं, खाइयों से लड़ाई कर रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूस सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। जो सिपाही हैं वहाँ के, वो भी लड़ना नहीं चाहते थे। अब देखिए, ये चित्र दिखाया गया है, कितने सारे सिपाही लोग जो हैं बैठे हुए हैं। इसमें दिखाया गया है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान ये रूसी सिपाही हैं। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता भी ढह गई। ये सारे इतने सारे कौन बैठे हैं, रूस के सैनिक जो हैं। ठीक है, चलिए। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई। जो रेलवे लाइन थी वो भी टूटने लगी। कब? 1916 तक। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजे जाने लगे। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे। नेक्स्ट है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। यहाँ से शुरू है। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर्स को और कारखानों नेवी नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस पहल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उसी साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी शुरू हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। इसमें तालाबंदी एक शब्द आ रहा है, उसका मतलब क्या है? फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला लगा देना। तालाबंदी क्या है? किसी जगह पर जो है ताला लगा देना सरकार की तरफ से। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। कौन कर रही थी? औरतें कर रही थी। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई।
इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, मतलब जो प्रदर्शनकारी थे वो इधर उधर भाग गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने डूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने बगावत करी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस समय को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यही से पेट्राग्राद सोवियत का जन्म हुआ। सोवियत क्या है? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन। ठीक है, चलिए। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने आया, लेकिन सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्राग्राद की जनता के हाथों में था। ये देखिए, इस बॉक्स में क्या दिखाया गया है? फरवरी क्रांति में महिलाएं कामगार अक्सर पहले पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। उसके बाद मिलिंग मशीनरी ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद जो मजदूर थे, एक सेकेंड, काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया। उसके लिए पावरोटी भिजवाई। उसने पावरोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट कैसे भर सकती हूँ, कैसे सोच सकती हूँ अपना पेट भरने के लिए। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभागों में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर आ गया। ठीक है, ये वहाँ की उस टाइम की रियलिटी है। चलिए, नेक्स्ट है फरवरी के बाद क्या हुआ, ये बारे हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत का तर्ज पर सब जगह
सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता जो थे व्लादिमीर लेनिन जो है रूस लौट आए, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्योगों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी से के ज़्यादातर लोगों का अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेनाओं में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है, जुलाई के दिन है 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का ये दृश्य है। गोलियां चल रही हैं इधर। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 1917 की क्रांति। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अक्टूबर 1917 की क्रांति। और एक बात और, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है, आप स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं, बढ़ा के देख सकते हैं, और जिनको तेज़ लग रही है वो कम करके सुन सकता है। ठीक है, बाकी तो मैं आपके हिसाब से ही, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है, अच्छे से पढ़नी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। चलिए, अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्राग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की, इनके नाम भी ऐसे ऐसे हैं, चलिए, ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। इस बॉक्स में देखेंगे एक बार, रूस की क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया। उसके बाद रूसी सरकार ने
जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब तक जगह इस्तेमाल हो रहा है, सब जगह जो है इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। ठीक है, चलिए कितने दिन आगे है? 13 दिन। यहाँ से देखते हैं 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टियों का सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन कर लिया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, ये हमने कर लिया था। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों में घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी, बम फेंकने शुरू कर दिए। अन्य युद्धपोतों ने जो है नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेसों की बैठक हुई, जिससे बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी शुरू हुई, खास तौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर जो है बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। एक बार ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इधर देख लेंगे। 1850 से 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस चलती रही। कब से कब तक? 1850 से 1880 तक। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई? 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। 1905 में क्या हुआ? खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917 में क्या हुआ? 2 मार्च को जार द्वारा जो है पदत्याग कर दिया गया और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह किया गया। 1918 से 1920 में गृह युद्ध हुए और 1919 में कोमिंटन का गठन हुआ। 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें जो नया शब्द है कोमिंटन क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। ये चित्र दिखाया गया है। पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं और ट्रोट्स्की जो है दाएं मजदूरों के साथ हैं। इधर जो इस पे सर्कल किया गया है, ये ट्रोट्स्की का नाम भी ऐसा है, इधर और ये इधर। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टूडेंट, आज हम यहीं तक ही करते हैं, क्योंकि चैप्टर अभी एक क्लास और इसकी बनेगी हमारी। ठीक है, एक पार्ट और बन जाएगा, बहुत लेंदी चैप्टर है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। आप लोगों को हेल्पफुल ये हो सकती है। अभी आपका एचटेट है जुलाई में, ठीक है, और फिर हमारा केवीएस भी आने वाला है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ये बहुत ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आधा जो पार्ट बच गया है हमारा, उसको हम कल इस चैप्टर को आई थिंक कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।